आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल साइकिल से। कुछ बैचेस में ये टॉपिक आपको ऑलरेडी पहले से हो चुका है, जिसमें नहीं हुआ है वो यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सेल साइकिल की, ठीक है। सेल साइकिल में मेनली क्या है, हम सेल साइकिल में क्या देखते हैं, हम डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है। मेनली आपके सेल्स की क्या होती है, डिवीजन होती है, और वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, इनटू डॉटर सेल्स, ठीक है। आपके सेल्स की क्या होती है, डिविजन्स होती है, और वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, आपके डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये एक पूरी साइकिल है जिसको क्या बोलते हैं, सेल साइकिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल में। सेल साइकिल में एक होती है आपकी इंटरफेस। आपके पेपर में आपसे इस तरीके से कोई नहीं पूछेगा कि प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफाज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है। इस तरीके से आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। आपकी जो मेनली सेल साइकिल से क्वेश्चन आते हैं वो किसके ऊपर आते हैं, आपके चेक पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं पूछना G1 फेज में क्या होता है, G2 में क्या होता है, ठीक है। पर फिर भी तुम लोगों को बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सेल साइकिल में हम क्या बात करते हैं, सेल साइकिल में क्या होता है इंटरफेस, और दूसरा क्या होता है आपका, जिसमें मेन डिवीजन होती है वो कौन सा होता है, आपका माइटोसिस, ठीक है। एक क्या है आपका इंटरफेस है, और दूसरा क्या होता है आपकी माइटोसिस होती है। इंटरफेस को क्या बोला जाता है, आपका प्रिपरेटरी फेज। ये आपका वो फेज है जो सेल को प्रिपेयर कर रहा है, किस चीज के लिए, सेल डिवीजन को करने के लिए, ठीक है। इंटरफेस में आपको क्या है, प्रिपरेटरी फेज है, ये आपको किसमें हेल्प करता है, टू प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन। और मेन सेल डिवीजन कौन सी फेज में होती है, आपकी माइटोसिस, एम फेज में। मेनली माइटोसिस एम फेज में लिख सकती हूँ। एम फेज में आपकी माइटोसिस भी आती है और मियोसिस भी आती है, ठीक है। मैम एम स्टैंड्स फॉर, हम उसमें एम किसके लिए यहाँ पे, एम स्टैंड्स फॉर? मेनली आप एम फेज में माइटोसिस भी ले सकते हो, मियोसिस भी ले सकते हो। ये वो फेज है जब आपका सेल मैच्योर हो चुका है और अब वो किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, सेल डिवीजन में, ठीक है। इंटरफेस कौन सी आपकी प्रिपरेटरी फेज, और एम फेज क्या है जिसमें आपकी सेल प्रिपरेटरी फेज में पूरा प्रिपेयर हो रहा है सेल डिवाइड करने के लिए, और इसमें क्या होगा, वो सेल डिवाइड करेगा, ठीक है। एम फेज में आपकी माइटोसिस भी हो सकती है और मियोसिस भी। ये डिसाइड होता है कि माइटोसिस होगी, मियोसिस। मेनली आपकी माइटोसिस कौन से सेल्स में देखी गई है, सोमैटिक सेल्स में, ठीक है। मेनली जो आपकी माइटोसिस देखी गई है वो कौन से सेल में देखी गई है, आपकी सोमैटिक सेल में। और मियोसिस आपकी कौन से सेल्स में देखी जाती है, जर्म सेल्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए हम बात करते हैं इंटरफेस की, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, इंटरफेस की। इंटरफेस में आपका क्या आते हैं, इस तरीके से आपकी क्या है, ये G1 है, S फेज, G2 फेज, और ये आपका क्या आ गया, M फेज, ठीक है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये तीनों ही किसके हैं, आपके इंटरफेस हैं। ये तीनों ही फेज आपके क्या है, इंटरफेस है, जिसमें सेल क्या कर रहा है, आपको प्रिपेयर हो रहा है किसके लिए, सेल डिवीजन करने के लिए, ठीक है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज क्या आपके इंटरफेस, और M फेज का जहां पे आपकी सेल डिवीजन होगी। इन हर फेज में क्या होता है, अलग अलग से काम होता है, ठीक है। एक और फेज होती है जिसको बोलते हैं जी नोड फेज। एक और फेज होता है जिसको बोलते हैं जी नॉट फेज। क्या होता है इस जी नॉट फेज में, कोई मुझे बताएगा। मैम जब सेल्स ने डिवाइड नहीं करना होता तो वो G1 से निकल के G0 में पहुंच जाते हैं, वहां वो यस एक्टिव रहते हैं पर वो डिवाइड नहीं करते, तो उन्हें सिग्नल रिसीव नहीं होता जब तक। यस एग्जैक्टली। जी नॉट फेज में आपका वो फेज है जब आपके सेल क्या है, डिवाइड नहीं करना चाहते। सेल आपके डिवाइड नहीं करना चाहते तो वो G1 से निकल के कौन सी फेज में चले जाते हैं, आपके जी नॉट फेज में। ये एक्टिव होते हैं पर ये डिवाइड नहीं करते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, जब आपके कुछ सेल वो डिवाइड नहीं करना चाहते तो वो G1 से निकल के किस में चले जाएंगे, जी नॉट फेज में चले जाएंगे। वो एक्टिव होंगे पर वो डिवाइड नहीं होंगे। कुछ सेल है जो कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। कुछ सेल है जो कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं, कौन से, नर्व सेल्स, ठीक है। कार्डिक सेल्स, कार्डिक सेल्स का आप मेनली आपका हार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सेल्स आपके मेनली क्या है, ये कभी भी क्या है,
डिवाइड नहीं करते, ये मेनली कौन सी फेज में रहते हैं आपके? नर्व सेल, कार्डिक सेल, स्केलेटल मसल सेल्स, ये कौन सी फेज में रहते हैं आपके? जी नॉट फेज में रहते हैं। ये कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, ये कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं आपके मेनली, ठीक है। तो ये कौन सी फेज में रहते हैं? जी नॉट फेज में। तुम लोगों ने लूसी मूवी देखी होगी, कुछ लोगों ने देखी है? मैम। उसमें क्या होता, उसके क्या डिवाइड होना शुरू हो गए थे? न्यूरॉन्स। हाँ जी, ठीक है। तो यस, तो वो वैसे नॉर्मली ये सेल्स जो है वो आपके कभी भी क्या नहीं होते हैं, वो कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। वो कौन सी फेज में रहते हैं? जी नॉट फेज में, ठीक है। नर्व सेल, कार्डिक सेल और स्केलेटल मसल सेल्स। बाकी कुछ सेल्स हैं जो थोड़ी देर रेस्टिंग फेज में जी नॉट में आ जाते हैं, फिर वो बाद में जीवन में जाके दोबारा से अपनी क्या कर सकते हैं? सेल डिवीजन करवा सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। जीवन फेज आपकी अप्रोक्सीमेटली 11 आवर्स तक चलती है। एस फेज आपकी कितने तक चलती है? 8 आवर्स तक चलती है। G2 फेज आपका मेनली कितना तक चलता है? 4 आवर्स तक। 4 आवर्स। ठीक है। एम फेज अप्रोक्सीमेटली कितना तक चलता है आपका? 1 आवर तक, ठीक है। जीवन फेज सबसे लंबी चलती है 11 आवर्स। एस फेज सिंथेटिक फेज 8 आवर्स। G2 फेज 4 आवर्स। एम फेज 1 आवर तक चलती है, ठीक है। ये इसकी क्या है? टाइम ड्यूरेशन है। तो मतलब एक सेल साइकिल अप्रोक्सीमेटली इन केस ऑफ ह्यूमन 24 आवर्स में क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। 24 आवर्स में क्या है? वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मैं तुमको साथ साथ में बताती रहूंगी कि कहां कहां से तुमको क्या है क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो तुमको आइडिया लग जाएगा किस कैसा होगा। तो मेन बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस में मैंने आपको पहले बता दिया, इंटरफेस के अंदर क्या आता है आपका? G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। G1 है आपका गैप 1, S इज और सिंथेटिक फेज और G2 फेज क्या है आपका? गैप 2 फेज, ठीक है। इंटरफेस में मेनली आपको सेल प्रिपेयर हो रहा है किसके लिए? सेल डिवीजन करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें गैप 1 में मेजर पार्ट ऑफ ग्रोथ जो है वो कौन से में होती है आपकी? गैप 1 फेज में। जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है वो कौन से में हो रही है? गैप 1 में हो रही है। इसमें आपकी क्या है? ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं? डुप्लीकेट। ऑर्गेनेलीज क्या होने शुरू हो जाती है? डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देती है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, आरएनए स्टार्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। आपके सेंट्रियोल्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं मेनली आपके। ठीक है। सेंट्रियोल में किसके? सेंट्रोसोम सुना होगा तुमने। सेंट्रोसोम के अंदर क्या था आपका? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होता है और साथ में क्या होती है आपकी? 2 सेंट्रियोल्स होती हैं। सेंट्रियोल्स में आपकी किसमें हेल्प कर रही हैं? स्पिंडल फॉर्मेशन में। तो ये सब कुछ होना क्या है इसमें? धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। ऑर्गेनेलीज की डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर वगैरह आपके डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो गए। आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है। प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इस तरीके से आपकी क्या मेजॉरिटी की ग्रोथ जो है वो गैप 1 में स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। दूसरा आ गया आपका सिंथेटिक फेज। इसमें क्या होती है आपकी? डीएनए की रेप्लिकेशन। इस फेज में आपका क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आपका डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो आपका अमाउंट ऑफ डीएनए वो क्या होता है? डबल हो जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल डबल हो जाते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है? डबल हो जाता है। बट क्रोमोसोम नंबर नॉट चेंज। क्रोमोसोम नंबर नॉट चेंज, ठीक है। आपकी डीएनए का अमाउंट, उसका कंटेंट बढ़ जाएगा, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वो डबल हो जाएगा। बट क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। समझ आई ये बात? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, पर क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या है आपका? चेंज नहीं होगा। अब देखिए मैं बोल क्या रही हूँ। सपोज आपका ये पहले क्रोमोसोम था एक और ये दूसरा,
ठीक है, तो ये बाद में भी कैसे रहेंगे, बाद में भी क्या हो रहा है, ये इनका कंटेंट, इनका अमाउंट बढ़ गया है, बट रहे कितने, ये 1 और 2। एक बात हमेशा याद रखना, हम क्रोमोसोम किसके हिसाब से गिनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम क्रोमोसोम किसके हिसाब से गिनते हैं, नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। जितने ज्यादा सेंट्रोमेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जितने ज्यादा सेंट्रोमेयर होंगे उतने ही ज्यादा हम क्या काउंट करते हैं, क्रोमोसोम। तो यहाँ पे भी 1 सेंट्रोमेयर, 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 दैट मीन्स यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम, यहाँ पे भी क्या 2 क्रोमोसोम। ये बात समझ आई सभी को? यस मैम, बट प्लीज ऊपर मत लिखना, उसके ना इंटरफेस के ऊपर मत लिखना, वो विजिबल नहीं है वहां पे। ये समझ आ गई कि हम क्रोमोसोम्स को कैसे गिनते हैं, जितने हमारे पास सेंट्रोमेयर होंगे उतने ही ज्यादा क्या गिनते हैं, क्रोमोसोम्स गिनते हैं। इतना समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हम अमाउंट ऑफ डीएनए को कैसे गिनते हैं, यहीं पे सुन लो, यहीं पे सुन लो, अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हम कैसे गिनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। ये रूल नंबर 1 था, जितना ज्यादा जितना सेंट्रोमेयर का नंबर होगा उतना ही किसका नंबर होगा, क्रोमोसोम का। और अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हम किसके हिसाब से बताते हैं, जितनी क्या होंगी, क्रोमैटिड्स होंगी, जितनी क्या होंगी हमारी, क्रोमैटिड्स होंगी। तो यहाँ पे देखो, पहले एक क्रोमैटिड थी, अब यहाँ पे कितनी होगी, 2। तो मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया है, डबल। समझ आई ये चीज? यस मैम। ठीक है, जहां समझ नहीं आएगा वहां मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, यहाँ पे ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ है पर क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हुआ है। हम क्रोमोसोम के नंबर कैसे गिनते हैं, जितने सेंट्रोमेयर होंगे उतने ही क्या होंगे, क्रोमोसोम्स। और अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को हम कैसे देखते हैं, जितनी क्या होंगी, क्रोमैटिड्स होंगी। ठीक है, मैं आपको चार्ट सेंड करूंगी, तुम उसके हिसाब से देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन होता है। ठीक है, किस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। अब हमारा गैप 1 भी हो गया, मेरा एस फेज भी हो गया, अब मेरा क्या बचा है, G2 फेज। ठीक है, उसमें क्या है, आपकी ग्रोथ जो हो रही है वो क्या होती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, ग्रोथ आपकी कंटिन्यू होती रहेगी, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यू होते चलते रहेंगे। आपकी ट्यूबुलिन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ट्यूबुलिन किस में हेल्प करते हैं, आपकी स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट, कंटिन्यू, वो स्टार्ट कहां पे हो चुकी होगी, सिंथेटिक फेज में। सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां पे होती है, सिंथेटिक फेज में, और कंटिन्यू कब तक रहती है आपकी, G2 फेज में। ठीक है, इस तरीके से आपके बहुत सारे मोटर प्रोटीन्स वगैरह है, वो सारे क्या है आपके बनेंगे। तो ये सारे फेज में आपका इस तरीके से क्या होती है, पूरा का पूरा आपका सेल डिवीजन में वो आपका सेल अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, एंजाइम बन चुके हैं, प्रोटीन्स बन चुके हैं, वो सारा काम हो चुका है। अब सेल चाहता है कि वो क्या करे, डिवाइड करे, तो वो अब G2 फेज से कौन सी फेज में मूव करेगा, M फेज में। ठीक है, वो कौन सी फेज में मूव करेगा, G2 फेज से M फेज में मूव करेगा। ठीक, M फेज। ठीक है, एम फेज में क्या होता है, आपकी सेल की क्या होती है, डिवीजन होती है, और वो कितने तक का, 1 घंटे में, विद इन 1 आवर में आपकी एम फेज में क्या हो जाती है, सेल साइकिल की क्या हो जाती है, डिवीजन हो जाती है। एम फेज में आपका क्या आता है, एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या होता है आपका साइटोकाइनेसिस। एम फेज में क्या होता है, एक होगी कैरियोकाइनेसिस और दूसरी क्या होगी आपकी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है आपकी न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस में क्या होती है आपकी साइटोप्लाज्म डिवीजन। ये दोनों काम किसमें होते हैं आपके एम फेज में। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस में क्या होती है आपके साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। ठीक है, तो एम फेज में मैं सबसे पहले बात करूंगी अपने माइटोसिस की। मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुकी हूँ कि माइटोसिस मेनली हमने कहाँ पे देखी है,
सोमैटिक सेल्स में। माइटोसिस मेनली हमने कहाँ पे देखी है? सोमैटिक सेल में। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे सेल्स में हो नहीं सकती है, पर ज्यादातर आपकी कहाँ पे होती है? ये सोमैटिक सेल में होती है। और इसको एक और चीज बोलते हैं, ये कैसी डिवीजन होती है आपकी? इक्वेशनल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? ये कैसी होती है आपकी? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों होती है ये इक्वेशनल डिवीजन? Number of chromosome in parents and daughter cells remain same। तो उनको क्या बोलते हैं? वो क्या है आपकी? इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो वो पेरेंट और डॉटर का क्या रहता है? सेम रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इस बातें तो आपको, छोटी छोटी बातें तो आपको पता होंगी ना? नो मैम। यस मैम। नहीं पता है? मैम ऐसे मैम भूल जाते हैं, इतना टाइम हो गया पढ़े हुए। ओके ओके, ठीक है। तो माइटोसिस में आपकी कहाँ पे होती है? सोमैटिक सेल्स में होती है। और आपका क्या है? इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं कि उसमें क्रोमोसोम का नंबर जो क्या है पेरेंट और डॉटर का क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो जितने पेरेंट होंगे उतने ही डॉटर सेल में क्या होंगे? वो डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। और ये मेनली कहाँ पे देखी गई है? डिप्लॉइड सेल्स में। डिप्लॉइड सेल से तुम्हें पता है ना इसको क्या होता है? 2n। क्लियर हुई ये चीज? बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट क्या रहता है? सेम रहेगा। अमाउंट क्या रहता है? क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है? 2n है तो डॉटर में भी कैसे, दोनों डॉटर्स में भी कैसे जाएगा? 2n एंड 2n। तो इसको क्या बोलते हैं? कैसी डिवीजन है ये? इक्वेशनल डिवीजन। ये कैसी डिवीजन है आपकी? इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि माइटोसिस होती कैसे है। मिटा दो इसको। यस मैम। माइटोसिस में मेनली क्या है आपके? कौन कौन से फेजेस होती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। माइटोसिस पढ़ रहे हैं हम। इनमें कौन सी 4 फेजेस होती है आपकी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और क्या? चलो प्रोफेज में क्या होता है आपका? सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज की। सपोज ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपकी थ्रेड लाइक क्या होती हैं? क्रोमैटिन मेनली होते तो क्या है? ये क्रोमोसोम्स ही है, इस तरीके से। और यहाँ पे ऐसे क्या होती है आपकी? सेंट्रियोल्स होती है, ठीक है। जब आपकी प्रोफेज जो आपकी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या होता है आपका? जो न्यूक्लियर इनवेल्प है वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाता है? डिसअपियर, डिग्रेड। हाँ। और दूसरा आपका क्या होता है? आपका जो न्यूक्लियोलस है वो भी धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाता है? डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। और आपकी जो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाते हैं? कंडेंस। ये धीरे धीरे आपको क्या होना शुरू हो जाते हैं? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या देखा? जब मेरा सबसे पहले मेरे प्रोफाइल में क्या स्टार्ट होना शुरू होगी? मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, मेरी न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया, मेरी क्रोमोसोम जो है वो धीरे धीरे थोड़े से
कंडेंस होने लगे। साथ में मेरे जो ये सेंट्रियोल्स हैं, जो क्या है मेरे किसमें हेल्प करती हैं आपके स्पिंडल फॉर्मेशन में, इनको क्या बोलते हैं एस्ट्रल रेस। और यहाँ से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका स्पिंडल फॉर्मेशन। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम ये पार्ट हम स्किप नहीं कर सकते, मतलब आप तो करवा दो, हम याद करने में स्किप कर सकते हैं इसे? देखो, तुमसे ये किसी ने नहीं पूछा कि प्रोफाज में क्या हो रहा है, मेटाफाज में क्या हो रहा है। मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, वो पार्ट में तुमको बताऊंगी। वो तुम्हारी मर्जी है कि तुमको कैसे करना है, ठीक है? ओके मैम, ठीक है। तुमसे ये कोई नहीं पूछने वाला कि प्रोफाज में क्या डिसअपियर होता है क्या नहीं होता। ये जस्ट तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि कैसे होता है, ठीक है? इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे? ऐसे नहीं आते, इसमें ऐसे नहीं आएंगे। मैं आपको बता रही हूँ ना, जहां से आएंगे मैं आपको वो बता रही हूँ। क्लियर हुई ये चीज? मैम फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं ये जो क्वेश्चन नहीं आएंगे? मैम ये एक बहुत बात, बोरिंग है। मेरी बात सुनो, तुम सेल साइकिल नहीं पढ़ना चाहते? हम क्वेश्चन इससे सबसे ज्यादा आते हैं, हम पढ़नी है। तो फिर ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं? तुम मुझे ये बता सकते हो कि क्रोमोसोम एनाफेज में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे और मेटाफेज 1 में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, अगर तुमको यही पता नहीं कि कैसे अलग हो रहे हैं वो? ओके मैम। एक्चुअली मैम ये चीज ना हमने एमएससी में भी पढ़ी थी और मुझे याद करने में से बहुत दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से ये फिर ये नहीं कर सकते ना कि वो पढ़नी ही नहीं है। मैम जो जीन्स वगैरह होती है ना रेगुलेशन में, और आगे हम चलेंगे वो तो चलो फिर भी इजी है। ये तो बहुत, जैसे मियोसिस भी करेंगे ना, तो मियोसिस में आगे 2 पार्ट्स हो जाते हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है उसमें याद मैं करने तुमको में। बता रही हूँ ना कि कौन कौन से पार्ट से कैसे कैसे करना है, पर तुम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि तुमको प्रॉब्लम है क्या पता कईयों का ये स्ट्रॉन्ग पार्ट हो, तो वो बच्चे तो फिर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे कि वो नहीं पढ़ेंगे तो? ओके मैम, यस मैम। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते, हम स्किप नहीं कर सकते इस चीज को। ऑल तो क्या मैं तुम्हें बोले कि तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है, जो तुमसे पूछने वाला है मैं तुम्हें बताती हूँ। एनाफेज के ऊपर कम से कम 4 नंबर के 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एनाफेज के ऊपर, कि जब एनाफेज की क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स अलग होती है तो आपकी क्या ब्रेक होती है, कोहेसिन प्रोटीन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमने कोहेसिन को क्या कर दिया, ब्लॉक कर रखा है, तो अब क्या होगा, वो अलग होगा, सेग्रीगेट होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए तुमको पता होना चाहिए ना कि होता क्या है ये। यस मैम, करवाओ। हाँ जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं आपके, कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेनली क्या है आपका इस तरीके से। और साथ में क्या फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है आपकी, स्पिंडल फॉर्मेशन। साथ में आपकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, स्पिंडल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ये आपका क्या हो गया, प्रोफाज हो गया। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये जितने भी क्रोमोसोम आपके क्या है कंडेंस हुए हैं, वो सारे क्या है एक मेटाफिजिक प्लेट में क्या है इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या है अब एक इक्वेटर में, मेरे आपके सेल के जो सेंटर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक प्लेट। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। मेटाफिजिक प्लेट पे क्या हो जाएंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे। इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं इसको। मैम जो ये साइड में बनाए हैं दोनों साइड पे, ये क्या है? ये आपके स्पिंडल्स हैं। स्पिंडल एस्ट्रल सेंट्रियो से क्या निकल रही है आपकी, एस्ट्रल रेज। ठीक है, यहाँ से क्या निकल रही है आपकी, एस्ट्रल रेज निकल रही है। और ये मेनली क्या किसके फॉर्मेशन करता है, आपकी स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो मेटाफेज में आपके क्रोमोसोम क्या हो गए, इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद आपका क्या आएगा, एनाफेज। अब एनाफेज में तुम देखो, एनाफेज में क्या होगा, आपकी ये जो क्रोमैटिड्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये बीच से ब्रेक होंगी और ये क्या हो जाएंगी आपकी, अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये बीच से ब्रेक होंगी और क्या हो जाएंगी, अलग, मतलब इनका सेंट्रोमेयर क्या हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, एनाफेज में क्या हुआ, आपके जो क्रोमोसोम का बीच का था ये क्या स्प्लिट हो गया। एनाफेज में बेसिकली क्या है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये बीच में क्या होता है सेंट्रोमेयर। दो सिस्टर क्रोमैटिड आपस में किस चीज से जुड़ी होती हैं,
सेंट्रोमेयर के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं, कोहेसिन। सेंट्रोमेयर के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं, कोहेसिन प्रोटीन बोलते हैं। तो जब ये अलग होंगे एनाफेज में, तो ये एक इस साइड चली जाएगी और दूसरी इस साइड चली जाएगी, और ये साथ में इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे, आपके अलग हो जाएंगे। इतना पता चला। अब तुम मुझे बताओ इसमें मैम कितने, जो हमारे कंडेंसेंस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो भी आपके सेंट्रोमेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कंडेंसिन एंड कोहेसिन दोनों आपके सेंट्रोमेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंडेंसिन का काम होता है क्रोमोसोम को कंडेंस करना, और कोहेसिन का काम है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में क्या करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। समझ आ गई? तो एनाफेज में आपको सेंट्रोमेयर क्या स्प्लिट हो गए हैं, कुछ क्रोमैटिड इस साइड जा रही है, कुछ क्रोमैटिड आपकी इस साइड जा रही है। अब इसमें मेरे को बताओ कितने सेंट्रोमेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेंट्रोमेयर। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, अगर मेरे सेंट्रोमेयर 8 हैं तो मेरे क्रोमोसोम को भी कितना गिनूंगी मैं, 8। अभी तक जितने भी चल रहे थे तो क्रोमोसोम कितने थे, 4। अभी तक जितना भी फेज चल रही थी क्रोमोसोम कितने थे, 4। इसमें सेंट्रोमेयर क्या, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, एक सेंट्रोमेयर, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गए हैं, उनको पीछे खींच लिया गया। तो 1 2 3 4 सेंट्रोमेयर, 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्रोमोसोम भी कितने हो गए, 8 क्रोमोसोम। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हमारे ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 23 का पेयर होता है। तो एनाफेज में ये कितने हो जाएंगे भाई, मैम डबल 92। एनाफेज में कितने हो जाएंगे ये, 92। समझ आ रही है चीज? मैम Yes, इसमें ma'am. हैप्लॉइड का कोई चक्कर नहीं होता? क्या बोल रहे हो? मैम इसमें हैप्लॉइड मेरे यहाँ पे रूल ही आपने ये लगाना है कि जितने सेंट्रोमेयर हैं उतने क्या होंगे आपके क्रोमोसोम। ओके मैम, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एनाफेज में कितने हो गए आपके, आप 92 क्रोमोसोम होगी। जब ये डिवाइड होंगे, जब आपके टीलोफेज आएगी तो 46 एक में और 46 दूसरे में चले जाएंगे। तो जितने पेरेंट में थे उतने ही क्या रह गए, डॉटर में रह गए। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। समझ आई ये चीज? मैम इक्वेशनल डिवीजन टीलोमर्स में हो रही है? हाँ, मेनली आपके डिवीजन कौन से फेज में होंगे, टीलोफेज में अलग होंगे ना ये। यस मैम, न्यूक्लियस दो हो जाएंगे। और टीलोफेज में क्या होगा, इस तरीके से क्लीवेज पूरा बनेगा, ये पार्ट यहाँ चला जाएगा, ये पार्ट यहाँ चला जाएगा, और लास्ट में ये क्या है, इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। समझ आई ये चीज? यस मैम। बाकी बच्चे भी बोलो, बाकी बच्चों को ठीक समझ आ रहा है ना ये चीज? यस मैम। यस मैम। मैम हमें सिर्फ इसमें इतना ही कंटेंट करना है? दीक्षा, मैं अभी स्टार्ट हुआ है, मैं तुमको धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारा जो क्लास खत्म हो जाएगी ना, तुमको पता चल जाएगा कितना कंटेंट करना है। ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, बहुत कुछ पढ़ने वाले हो तुम इसमें। ठीक है, अभी तुम जस्ट एक माइटोसिस पढ़ना स्टार्ट किया है तुमने, और इतना कंटेंट इसमें, इसके अलावा तुमने इसमें क्या कंटेंट पढ़ना है मुझे बताओ। मैंने बुक में देखा था कि बहुत ही ज्यादा कुछ था, अजीब अजीब सा ही, समझ से बाहर था वो बहुत ज्यादा, इसलिए वो तुमको अजीब लगा। जब मैं उसको कंसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो तुमको ज्यादा समझ आएगा मेरे ख्याल से। मैम ठीक है, यहाँ तक बाकी बच्चों को समझ आ गई है ये चीज? यस मैम। मैम अगर Yes, सेंट्रोमेयर म्यूटेशन आ जाती है, सेंट्रोमेयर खराब हो जाता है, तो उस क्या केस बोल में रहे हो? क्या, मैम अगर सेंट्रोमेयर खराब हो जाता है या हाँ। कोई चेंज आया था उसमें, तो बेसिकली क्या होगा, मतलब सेल फिर डिवाइड नहीं करेगा ना? सर कैसे डिवाइड करेगा, आप सोचो, सेंट्रोमेयर के अंदर आपके कोहेसिन प्रोटीन वगैरह, आपकी क्रोमोसोम सेग्रीगेट ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपके क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होंगे तो आपके सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी ना। जो हमने एक क्रोमोसोम बनाया है ना, जैसे एनाफेज में हमने 4 बनाए दोनों तरफ, हाँ, उन दोनों को भी सेंटर में ज्वाइन तो सेंट्रोमियर कर रहा है ना? हाँ, सेंट्रोमियर ही कर रहा है ना? हाँ, क्योंकि सेंट्रोमेयर के अंदर क्या है, क्रोमैटिड कोहेसिन प्रोटीन है। कोहेसिन का काम क्या है, वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ के रखता है।
तो कोहेसिन क्या है आपका, ब्रेक होगा और वो उनको क्या करेगा, अलग करेगा। और जब तुम चेक पॉइंट्स पढ़ोगे तो तुम्हें मैं बताऊंगी कि कोहेसिन कैसे काम करता है। यहाँ पे ये जस्ट बेसिक है, ये तुम 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जो मेन चीज चलने वाली है वो है तुम्हारे चेक पॉइंट्स, और ये चीजें होती कैसे हैं, ठीक है? यस मैम, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया। पहला क्वेश्चन आपसे जो बड़ी बार पूछा गया है कि एनाफेज, ठीक है, एना, जब आपका माइटोसिस का एनाफेज होता है मेनली, तो आपकी क्या सेपरेट रही है, क्रोमेटिड सेपरेट हो रही है। सपोज ये आपका क्रोमोसोम है, तो वो यहाँ से सेपरेट हो रहा है, एक क्रोमेटिड इस साइड चली जा रही है, एक क्रोमेटिड इस साइड चली जा रही है, ठीक है। जब तुम मियोसिस देखोगे तब तुम देखना कि क्या डिफरेंस है माइटोसिस के एनाफेज में और मियोसिस के एनाफेज 1 में, क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज पता चल गई। एक और क्वेश्चन आपका क्या आता है एनाफेज से? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, ये रिपीट करते हो जो आपने बताया पहले। ओके, देखो माइटोसिस के एनाफेज में आपकी, सपोज ये आपका था ना इस तरीके से, इस तरीके से वो मेटाफेजिक प्लेट में आ चुके थे ना, तो वो जब एनाफेज में इतना पार्ट इस साइड चला जाएगा और इतना पार्ट जो है इस साइड भी चला जाएगा, तो मेनली आपकी क्या अलग हो रही है, क्रोमैटिड्स। मेनली आपकी क्या अलग हो रही है, क्रोमैटिड्स अलग हो रही हैं। इतना पता चल गया एनाफेज, माइटोसिस के एनाफेज में? यस मैम। ठीक है। अब जब हम मियोसिस के एनाफेज 1 पढ़ेंगे, वहां देखना कि कैसे होता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या बात बोल रही थी मैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट एनाफेज से जो आ चुका है आपका, आपने बाकी वो पढ़े होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह। सपोज ये आपका क्या है, सेल है, और यहाँ पे आपकी इस तरीके से क्या होती है, फॉर्मेशन होती है स्पिंडल की। तो ये किससे बनता है आपका, माइक्रोट्यूब्यूल से। मेनली आपके ट्यूबुलिन जो है वो इकट्ठे होते हैं। इस एंड को क्या बोलते हैं, माइनस एंड, और इस एंड को क्या बोलते हैं, प्लस एंड। ये चीज पता है तुम्हें? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रही है मेनली किसकी पोलराइजेशन से बनते हैं, ट्यूबुलिन सब यूनिट की पॉलीमराइजेशन से। पता है ये चीज? बोलो बच्चों। एक के ऊपर एक लग रहा हो, एक के ऊपर एक लग रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ट्यूबुलिन की पॉलीमराइजेशन होती है तब आपके क्या बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, जो आपकी किसमें हेल्प करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन में। तो सपोज मैंने इसको क्या, ये मेरा माइनस एंड है, और जहां पे मेरे ऐड हो रहे हैं उसको क्या नाम दे दूंगी, प्लस एंड। ये चीज समझ आई? यस मैम। ठीक है। तो जब आपकी एनाफेज में आपकी क्रोमेटिड अलग हो रही है, एक एक साइड जा रही है, दूसरी दूसरी साइड जा रही है, तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी डीपॉलीमराइजेशन। आपके ट्यूबुलिन धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डीपॉलीमराइजेशन हो रही है। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, डीपॉलीमराइजेशन स्टार्ट कहां से होती है, प्लस एंड से, और जा किस डायरेक्शन में रही है, माइनस एंड, जो कहां पे है आपके, जहां पे आपके क्या है, सेंट्रियोल्स हैं। ये बात समझ आई? ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का आ चुका है। डीपॉलीमराइजेशन स्टार्ट कहां से हो रही है, पॉजिटिव एंड से, और एंड कहां पे हो रही है, नेगेटिव एंड पे हो रही है। तब आपका धीरे धीरे स्पिंडल क्या होगा, टूटना स्टार्ट होगा। समझ आई ये चीज? यस मैम। ठीक है। तो ये दो बातें जो आपको मेन ध्यान में रखने लायक थी, एक तो आपके एनाफेज में क्रोमैटिड्स अलग, क्रोमोसोम की क्रोमैटिड्स अलग हुई है, और दूसरा आपकी डीपॉलीमराइजेशन कौन से यूनिट से हुई है, पॉजिटिव से कहां जा रही है, नेगेटिव। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आपका क्या हो गया, आपका माइटोसिस। टेलोफेज में आपके क्या है, 2 सेल आपको पेरेंट सेल से क्या मिल गए हैं, 2 डॉटर सेल्स मिल गए हैं, और इनका कंटेंट भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी 2n था, यहाँ पे भी 2n रहेगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, 2n। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस मेनली टेलोफेज में क्या हुआ, आपकी क्लीवेज फ्यूरो हुआ, और 2 सेल क्या है आपस में डिवाइड हो गए हैं। क्लीवेज फ्यूरो मेनली आपको क्या होता है, जब आपकी साइटोकाइनेसिस होती है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। आगे हमारी कौन सी फेज आ चुकी है, हमारी माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है। मियोसिस में हमारी क्या दोबारा से कौन सी स्टेज, मियोसिस को क्या बोलते हैं, कैसी डिवीजन होती है आपकी, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन।